और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो नहीं किया था। हॉल डॉल की पेटी बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के उसका मन कितना घबरा रहा था। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को मालूम नहीं होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ और बिंटी। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। क्या है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते हो हम पूजा की धोती पहने हैं। ये क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिंती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वो बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीर खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुम इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पायचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विद्रोह प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्र, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्र की बातें करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंगन में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर बाहर भागी। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुई थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्काए या रोए, यह तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर, देखो। सुधा हाँफ रही थी। यही है बिंती, मोटकी कहेंगी। इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्त थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना कर दिया था। एक हाथ में अपनी चोटी पकड़े हुए और दूसरे में कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे। यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूं या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोली, यह देखो, दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहासा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काटती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुकी नहीं। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। इसका नाम बिंती है। क्यों रे? महुआ बिंती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिंती नाम रखा? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिंती, हे बिंती, बुआ की आवाज आई। बिंती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और बताओ सुधी, चंदर बोला।
क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना? तकल्लुफ न करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुराते हुए खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की उंगली की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम होती है, चंद्र बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? और चंद्र, अब हम बहुत बातें करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ाते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होत कि ये मुँह हौसी हमके ऐसे नाच नचाए है तो हम पैदा होता है गला घोट देत। हरे राम, अक्कास सिर पर उठाए हैं, कई घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ये बोलता नहीं, जैसे सांप सूख गवा हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर से सुनने को मिलेगी, इसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लान छिपाते हुए से बोले। मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ भटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा, तुमने बुआ बिंदी को मार डालेगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं। बिंदी ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंदी पर उतार रही हैं। इतने में फिर उसकी आवाज आई। पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लगा रहा, पालत वकट्टे बोल गए। मर गए रहो तो अपन संतानों अपने साथ लो जातो। हमारे मोड़ पर ही हत्या काहे डाल गए? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंद्र से बोली, ये सब बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कितना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा। रोबत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि असुआ ढरका रही हो? ये सब चोचला अपने वो दिखाओ जाए के 2 महीना और है, अब इनके उधियानी ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी।